गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है उनको मैं कहना चाहूँगी कि जो अपनी इस चैनल पे 6 to 12 वाली जो एनसीईआरटी हमने शुरू की है, उसकी हमारी 6th क्लास जो है एसएसटी वाला पोर्शन हमारा कवर हो चुका है। और 7th क्लास की भी जो हमारी सिविक्स और जियोग्राफी दोनों हमारे कवर हो चुके हैं सब्जेक्ट। ठीक है, और अभी हमारा जो इतिहास चला हुआ है, ठीक है, 7th क्लास का जो हिस्ट्री है वो हमारी चली हुई है। और मैं कहना चाहूँगी कि जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी टाइम से। ठीक है, और एक बात और कहूँगी कि जो हमारा सीटेट वाला एग्ज़ाम है बहुत ही इजी आता है। कुछ भी देखिए, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो टफ ही रहेगा ना, लेकिन हमारा क्या है, जो एनसीईआरटी है इसी में से सारा सब्जेक्ट मतलब हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी से एक भी लाइन बाहर नहीं जाती है। तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना। इसमें जो छोटे वाले बॉक्स भी है ना, उसमें से भी क्वेश्चन एज इट इज़ बना देता है और एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, और एक बात और कहूँगी, अगर आप लोग देख रहे हो ना चैनल को, इसको वीडियो को भी देख रहे हो, तो इसको स्पीड में नहीं देखना। पहली बात ये आप कान खोल कर सुनो कि पहली बात यही है कि इसको स्पीड में नहीं देखना है। पहले जब हम देखेंगे तो बहुत अच्छे से बिना स्किप्ट करे एक एक अक्षर देखेंगे। जब हमारी रिवीजन होगी उस टाइम पे आप मतलब इसको स्पीड में देख सकते हो। आपको एक बार करनी है, 2 बार करनी है, जब आप रिवीजन करो उस टाइम पे आप स्पीड में देखो, 2x में करो, चाहे कितना भी करो। ठीक है, लेकिन पहली बार जब आप समझ रहे हो तो उसको जो नॉर्मल उसकी स्पीड है उसी में देखो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो हिस्ट्री का, इतिहास का, 7th क्लास की इतिहास, उसका तीसरा अध्याय आज हम करने वाले हैं। दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, जो 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच जो है स्टैब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, देखते हैं। देखिए, हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र जो है बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं था जिसकी राजधानी दिल्ली हो? मतलब दिल्ली के बारे में हमने ऊपर नहीं पढ़ा था। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना था। कब बना दिल्ली शहर? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, देखिए हम अपने नोट्स के जरिए भी उसके बाद रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे ना, आपके एग्ज़ाम में 50-55 प्लस कहीं नहीं रहने, यही इतना ही हम नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे। अगर आप अब फर्स्ट टाइम पे ही जो है वीडियो को स्पीड में करके देखेंगे तो दिमाग में जाएगा क्या? कुछ नहीं जाएगा, ऊपर से ही निकल जाएगा, फिर पेपर में बैठे रहोगे ऐसे ही। ठीक है, तो हम अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। देखिए, पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। किनको किया? तोमरों को। ठीक है, तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये आपको दे देगा कि देहलीवाल, फिर पूछेगा कि क्या है ये देहलीवाल, मतलब किस क्या है देहलीवाल। ठीक है, क्या है? सिक्के हैं। ठीक है, सिक्कों को, एक प्रकार के सिक्के हैं, उनको क्या कहा गया? देहलीवाल, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। तालिका 1 में नीचे दिखाया गया है। उन 5 वंशों के नाम बताइए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी थी। ठीक है, कौन से हैं ये 5 वंश? तोमर वंश है, चौहान, प्रारंभिक तुर्की, खलजी, तुगलक, सैयद। ठीक है, देखिए सॉरी, जिस इलाके में हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन इलाकों में अनेक नगर बसाए गए। जो ये सुल्तान हैं, इन्होंने क्या किया? बहुत सारे नगर बसाए दिल्ली में। तो ये मानचित्र में देखने के लिए बोल रहे हैं, दिल्ली, कुन्हा, सिरी और जहांपना। ठीक है, देखिए ये दिल्ली, एक कुन्हा है, ये सिरी और ये जहांपना। ठीक है, चलो ये देख लो।
तोमर जो तोमर लोग हैं वो तोमर वंश कब आया? आरंभिक 12वीं शताब्दी कितने से 1165 से लेकर अनंगपाल कब आए? 1130 से 1145। ठीक है, अनंगपाल 1130 से लेके 1145। ठीक है, चौहान 1165 से लेके 1192, पृथ्वीराज चौहान जो आए 1175 से 1192 तक। ठीक है, जो प्रारंभिक तुर्की है वो कब आए? जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो कब आए? 1260 से लेकर 1210। ठीक है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश कब आए? 1210 से लेकर 1236 में। ठीक है, रजिया 1236 से 1240। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 में। अब खलजी वंश का देखिए, इसको तो आप 2-3 बार जब पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएंगी। ये तो याद ही करनी पड़ेंगी, इसका तो कोई ट्रिक नहीं होता। ठीक है, तो ये देखिए खलजी वंश कब आए? जलालुद्दीन खलजी कब आए? 1290 से 1296। और अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316। अब तुगलक वंश, ये तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिए इसको। चलिए यहाँ से देखते हैं, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख मतलब एक वचन और त्वारिख मतलब बहुवचन से है। क्या है? तारीख क्या है? एक वचन है और त्वारिख बहुवचन है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए। किस में लिखे गए? फारसी भाषा में। ठीक है, त्वारिख के लेखक, जो त्वारिख है उसके लेखक प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति थे, मतलब पढ़े लिखे हुए व्यक्ति थे। जो त्वारिख को लिखते थे उसके प्रशासक थे, कवि थे, दरबारी थे, वो कैसे थे? पढ़े हुए सुशिक्षित व्यक्ति थे। ठीक है, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। चलिए न्याय चक्र के बारे में पढ़ेंगे। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदबिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता और सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। और वेतन आता है कहाँ से? किसानों से एकत्रित किए जाते हैं। मतलब किसानों से जो राजस्व प्राप्त किया जाता है उससे सैनिकों का वेतन आता है। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। देखिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो है राजा काम कब कर सकता है? जब सैनिक हो, सैनिकों के बिना राजा नहीं है, और वेतन के बिना सैनिक नहीं है। और वेतन कहाँ से आता है? किसानों से जो एकत्रित राजस्व कर लिया जाता है। पर जब किसान भी जब भी राजस्व चुकाएंगे जब वो खुशहाल रहेंगे। और खुशहाल कब रहेंगे? जब राजा अच्छे से काम करेगा, ईमानदार होगा, न्याय को प्रशासन को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होके चल रहे हैं। यहाँ से देखिए, देखो ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। क्या है? फर्स्ट क्या है हमारी? त्वारिख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। कहाँ रहते थे? जो त्वारिख के लेखक थे वो कहाँ रहते थे? एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से अच्छे से करेंगे हम। किस बात की जल्दबाजी है? अभी बहुत टाइम है सीटेट में हमारे में। ठीक है, तो अच्छे से हम करेंगे। त्वारिख के लेखक नगरों में रहते थे। कहाँ पे? नगरों में, जो दिल्ली में। गांव में शायद ही कभी रहते हों। ठीक है, दूसरा क्या है? वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। किस लिए लिखते थे वह त्वारिखों को? कि जो वहाँ के सुल्तान हैं उनको खुश होकर इनाम दे। ठीक है, इस आशा में वो लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित जो है आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे। मतलब वो कहते थे कि कोई भी चीज़ हुई तो वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और लिंग भेद में उसके बारे में वो बातें करते थे, सलाह देते थे ये रखने के लिए। तो सारे लोग सहमत नहीं थे उनकी बातों से। तो इनमें कौन सहमत रहेगा? ठीक है, चलिए एक बार ये देख लेंगे जन्मसिद्ध अधिकार क्या है। यहाँ से
जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा, उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का जो है अधिकार विरासत में ही मिलता है, मतलब राजा का बेटा राजा, ठीक है, ऐसे ही मतलब जो जन्म से ही उस चीज़ पे अधिकार हो जाए। और लिंग भेद क्या है ये तो आप लोगों को पता ही है, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। देखो, ये माना जाता है जो पुरुष हैं वो स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। देखो यहाँ से देखते हैं, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनाहे सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों के अधिक योग्य और सक्षम थी। एज इट इज़ एक एक लाइन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था कि किसने माना है कि वह अपने भाइयों और भाइयों से सबसे अधिक और सक्षम थी, मिनाहे सिराज ने। और किसके लिए, जो रजिया थी, ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन जो है उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश में प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ यहाँ से, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। सन 1236 में सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सिंहासन पर बैठी। जो रजिया सुल्तान है वो सिंहासन पर बैठी। कब बैठी, 1236 में, ठीक है। उस युग के इतिहासकार जो है मिनाहे सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। कौन थी, रजिया सुल्तान, ठीक है। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। वो अपने भाइयों से सबसे सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन फिर भी वो उसको मान्यता नहीं दे पा रहा था। क्यों नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो एक लड़की थी, ठीक है। दरबारी जन भी उससे स्वतंत्र रूप से शासक करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे वहाँ के दरबारी भी कि एक लड़की हमारे ऊपर राज करे, ठीक है। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। 1236 में वो सिंहासन पे बैठी, 4 साल बाद ही उसको हटा दिया सिंहासन से। किसको, रजिया सुल्तान को। किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। चलो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है, इसको देख लेना। देखिए, रजिया के विषय में मिनहाज के विचार जो है अन्य महत्वपूर्ण भारतीय शासिकाओं से क्या किया। देखो, मिनाहे सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था में बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। बताइए कैसी सोच रखते थे लोग। ज़्यादातर तो ज़्यादातर ख़त्म हो गई, लेकिन बहुत जगह आज भी यही सोच है कि जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों के अधीन ही हैं। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के मतलब देखिए यहाँ से भी ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये लाइन दे देगा एक एक, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं, फिर उसके नीचे बहुत बड़े बड़े 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, और उसके नीचे फिर और ऑप्शन दे देंगे ए बी सी डी करके कि इनमें से छाटो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें, और मैं हर एक बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवाऊंगी, ठीक है। चलिए, इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे हासिल क्या हुआ। किसके बारे में बोला गया ये बताइए, बताओ ये किसके बारे में बोला गया है और किसने बोला। किसने बोला, तो यहाँ पे है मिनाहे सिराज ने ये बोला है कि खुदा की रचना के खाते में इसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे हासिल हो क्या हुआ। तो ये किसके बारे में बोला गया, रजिया सुल्तान के बारे में, ठीक है, आएगा ये, ठीक है। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। किसने लिखवाया था सिक्कों पर कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, रजिया सुल्तान ने, ठीक है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकई वंश का राज्य था। मैं जब आपको वो करवाऊंगी ना प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन पेपर, उसमें एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, और यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा।
बस उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको दे देंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से उसको कर लोगे। चलिए देखते हैं एक बार, यहाँ से ही देखते हैं। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगला क्षेत्र में किसी समय काकई वंश का राज्य था। उस वंश की जो रानी थी रुद्रमा देवी, ठीक है। काकई वंश की रानी कौन थी? रुद्रमा देवी। 1262 से 1289, ठीक है। ये क्या है? नवासी, नवासी बोलेंगे इसको। के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो ये भी आया हुआ था। किसने जो है अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था? किसने किया था? रुद्रमा देवी ने। किसने किया? रुद्रमा देवी ने, जो काकतीय वंश का की एक रानी थी रुद्रमा देवी। उसने अपना नाम जो है अभिलेखों में पुरुषों जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, ठीक है। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। रानी दिद्दा मतलब उनका नाम दीदी, मतलब दीदी क्या? बड़ी बहन से निकला हुआ था। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा, मतलब इस प्यार से उस चीज़ को वो दिद्दा बोलते थे, ठीक है। किसको बोलते थे? जो कश्मीर की एक शासक थी, ठीक है, रानी दिद्दा। तो प्यार से उसका नाम दिद्दा पड़ा था, मतलब बड़ी बहन। चलो यहाँ से देखते हैं, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। किसको? जो वहाँ के सामंत थे, जमींदार थे, और जो वहाँ के गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुलामों को बंदगा, ठीक है। फारसी में कहा जाता था बंदगा। और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। मतलब वो पूरी तरह ही सुल्तान पर ही निर्भर थे, तो इसलिए सुल्तान भी उन पे विश्वास कर सकता था पूरी तरह से। चलो ये देखिए, यहाँ से बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम जो है बेटे से भी बढ़कर होता है। मतलब एक गुलाम को अगर तुम बचपन से पाल रहे हो तो वो बेटे से भी बढ़कर हो जाता है। एक टाइम पर बेटा धोखा दे सकता है लेकिन गुलाम नहीं देगा। यहाँ से देखिए, आश्रित क्या है? जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता है, उस पर निर्भर रहता हो, ठीक है। मतलब जैसे हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, हम उस पर आश्रित हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? हम मर जाएंगे सब लोग। मतलब हम भी तो एक दूसरे पे आश्रित ही होके चल रहे हैं ना। किसानों पर आश्रित हैं, किसान फसल नहीं उगाएंगे तो हम खाएंगे क्या? तो ऐसे ही मतलब किसी के ऊपर भी आश्रित होना, निर्भर रहना आश्रित होता है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे हैं और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे हैं। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। कैसे? सेनापति, एक सेकेंड, ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। मतलब अगर कोई राजा है और उसका गुलाम है तो वो उसके प्रति क्या होगा? वफादार होगा, लेकिन उसका जो बेटा होगा उससे तो उसकी इतनी बनेगी नहीं, है ना।
तो उसके प्रति वो वफादार नहीं रहते थे, उसके उत्तराधिकारियों के प्रति। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना भी की। मतलब जो नीचे तबके वाले लोग हैं उनको ऊपर वाला जो है ओहदा नहीं देना चाहिए, इससे उनकी आलोचना भी की। चलिए, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, ठीक है। फिरोज हज्जाम नामक नाई, ये बताया गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ से, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नीचे देखेंगे। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया है। ये इलाके इक्ता कहलाते हैं। देखिए, जो इक्ता क्या है, एक तरह का इलाका जो लोगों को सूबेदार के रूप में उनको दिया जाता था, एक इलाका दिया जाता था, ठीक है, कि उसके ऊपर वो राज कर सकते हैं। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्ताकार या मुक्ति कहलाते थे। इलाकों को क्या कहा गया, इक्ता कहा गया, और जो उसको संभालने वाले हैं उसको इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। जैसे आप लोगों को कोई एक एरिया दिया जाए, कोई भी एक स्थान दे दो, तो वो स्थान क्या कहलाया, इलाका क्या कहलाया, इक्ता कहलाया, और आप लोग क्या कहलाओगे, इक्तादार, उसको संभालने वाला इक्तादार या मुक्ति, ठीक है। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो आप लोगों का क्या फ़र्ज हुआ, जो मुक्ति है, इक्तादार, उनका क्या फ़र्ज था कि जो सैनिक अभियान है उनका नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, उस इलाके में जो है कानून व्यवस्था बनाना, ठीक है। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों में राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका था। यह था कि उनका जो पद है वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, ठीक है। जो इक्ता है उनको थोड़े समय के लिए मिले, वो मतलब वंश पर ना चले कि उसी वंश को बार बार वो चीज़ मिलती रहे, जिनके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी में इन कठोर नियमों का जो है बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राजा द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि जो मुक्ति है वो राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय जो संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले जाए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, जो सामंत और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन जो खिलजी ने शासनकाल के भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया। किनको, सामंतों को। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। तो सामंत के बारे में हमने पढ़ा था ना, क्या होते हैं सामंत, हमने क्लास 6 में पढ़ा था, ठीक है, सामंतों के बारे में। चलिए बताइए सामंत क्या है, जिसने पिछली क्लासेस देखी हैं। उस समय 3 तरह के कर थे। कौन से थे? कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था। देखिए, कृषि पर लगाया जाने वाला कर कौन सा था? खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का जो है लगभग 50% होता था। कितना होता था? किसान की उपज का लगभग 50% होता था, ठीक है। कृषि पर लगाया जाने वाला कौन सा था? खराज।
मवेशियों पर लगता था कर, घरों पर भी लगता था। हमें जो है यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, एक बार ये देख लेंगे हम इधर। देखो, इस काल में खराज के अलावा कुछ अन्य कर भी लगाए गए। तो खराज क्या था? कृषि पर लगाया जाने वाला कर। ठीक है, जैसे खुम्स हो गया, युद्ध से लुटे गए माल पर लगाने वाला कर। क्या है? खुम्स। जो युद्ध पर लुटा हुआ माल आता था उसको क्या कहेंगे? खुम्स कहते थे। ठीक है, इसका जो धन का 1/5वां हिस्सा सुल्तान एवं 4/5वां हिस्सा सैनिकों का होता था। देखिए, जक़ात बहुत इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से। ठीक है, आपको ऐसे दे देगा कि जक़ात क्या है, खुम्स क्या है, ठीक है, खराज क्या है, और आपको मैच इट करने के लिए दे देगा। तो जक़ात क्या है? यह एक धार्मिक कर था जो मुसलमान हैं उनकी आय का 2.5% या 1/40वां भाग जो है सॉरी, जो 1/40वां भाग था। लोकप्रिय मतों के अनुसार उसका जो है आरंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था। इसे तभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। सल्तनत एवं मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर 2.5% जक़ात वसूला जाता था। जजिया क्या है? यह एक गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जक़ात तो मुसलमानों से लिया जाने वाला और जजिया गैर मुस्लिम जो थे उनसे लिए जाने वाला कर था, जो उन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। सल्तनत काल में इसकी वसूली खराज के साथ। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। देखो, यहाँ तक कि एक सेकेंड, हाँ, यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जो पैटने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। चलो, यहाँ देखो, सरदार और उनकी किलेबंदी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सरदार और उनकी किलेबंदी। ठीक है, अफ्रीकी देश जो मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। ठीक है, भारत में बांस पोला नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं और इनके लिए किले की प्राचीर का काम भी देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके जो मवेशी और फसल रहते हैं, मतलब एक घेरा बनाते हैं बांसों से, तो उन्हीं में क्या रहते हैं, उनके जो मवेशी हैं, जानवर हैं, ठीक है, फसलें वहीं पे उगाते हैं। अंदर ही पानी की भी उपलब्ध रहता है, अर्थात यहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए इन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर पर तैयार किए गए औजारों से बांस को काट डालती हैं। बताओ, चलो यहाँ से देखो, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना, आधुनिक उज्बेकिस्तान, ठीक है, जो आधुनिक उज्बेकिस्तान है, पहले क्या था, ट्रांसऑक्सियाना, पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों ने धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर जो है दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी।
इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी, क्योंकि अगर सेना को संभालने के सेना के लिए क्या खर्चा नहीं होता, खाने के लिए भी चाहिए, ठीक है, रहने के लिए भी चाहिए, तो बहुत उनको चुनौती का सामना करना पड़ा। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी के सल्तनत। तालिका एक को देखने के लिए कह रहे हैं, बाद में देखेंगे। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य बना रहा। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य बना रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों को जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी है ये 1540 से 1545 से, ठीक है, ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम किया शुरू किया था उसने, ठीक है, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट जो हुमायूं 1530 से 1540 में रहा, 1555 से फिर 1556, ठीक है, तक को चुनौती दी और परास्त किया। किसने? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपने राजवंश स्थापित किया। सूर वंश ने केवल 15 वर्ष मतलब 1540 से 1555 शासन किया, लेकिन उसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट जो अकबर हैं 1556 से 1605 से, ठीक है, ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। मतलब जैसे ही शेरशाह सूरी ने वो चीज़ें काम की, उसी के प्रशासन को किसने अपनाया? अकबर ने। तो चलिए स्टूडेंट, ये आज हमारा जो हिस्ट्री का तीसरा अध्याय था 7th क्लास की हिस्ट्री का, वो हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर इसको लगा दीजिएगा क्लास को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।